Hello, welcome to Avyan IAS. I am Gaurav Seri, Faculty of Economics and Current Affairs at Avyan IAS. जो आज का टॉपिक हम लेते हैं मेजर्स ऑफ इन्फ्लेशन. जो आपके इन्फ्लेशन होती है, इन्फ्लेशन बेसिकली क्या होती है कि कंटिन्यूअस आपके गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस बढ़ता चला जा रहा है, उसको हम इन्फ्लेशन बोल देते हैं, महंगाई हम बोल देते हैं. तो उस इन्फ्लेशन को मेजर करने के कुछ इंडिसेस हैं जिससे आरबीआई मेजर करता है इन्फ्लेशन को. ठीक है, तो वो इंडिसेस बता रहा हूं आपको मैं, उसके बारे में देखते हैं कैसे मेजर करते हैं और कैसे पूरा ये आपका होता है. तो देखिए, कोई भी आपकी सप्लाई चेन होती है, जो सप्लाई चेन होती है, अगर मान लीजिए पेन प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये पेन पहले कहाँ प्रोड्यूस होगा? पहले फैक्ट्री में प्रोड्यूस होगा, ये पहले इसका प्रोडक्शन होगा, पहले फैक्ट्री में प्रोड्यूस होगा, देन फिर ये कहाँ जाएगा? होलसेल मार्केट में जाएगा, फिर ये आपका होलसेल मार्केट में जाएगा, देन फिर ये कहां जाएगा? आपका रिटेल मार्केट में जाएगा, और उसके बाद आप क्या करेंगे? आप इसे कंज्यूम कर लेंगे, कंज्यूम कर लेंगे. अब देखिए, जब हम इन्फ्लेशन को प्रोडक्शन लेवल पे यानी कि फैक्ट्री गेट पे या फार्म गेट पे मेजर करेंगे, जहां पे प्रोडक्शन हुआ है इस पेन का, उसको बोलेंगे हम प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स. और जब हम इन्फ्लेशन को एट होलसेल लेवल में मेजर करेंगे, उसको बोलेंगे हम होलसेल प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स. और जब हम इन्फ्लेशन को रिटेल लेवल मेजर करते हैं, उसको बोलते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स. तो अब देखिए, जब प्रोडक्शन लेवल पे कर रहे हैं तो प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, जब होलसेल पे कर रहे हैं तो होलसेल प्राइस इंडेक्स, रिटेल पे कर रहे हैं तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स. अब कोई भी प्रोडक्ट यहां से यहां जा रहा है, प्रोडक्शन से होलसेल पे जा रहा है, तो देखिए, तो इसके अंदर क्या है? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंक्लूड होगी, इसके अंदर गोडाउन कॉस्ट इंक्लूड होगी. तो इसका मतलब क्या है? यहां पे आपकी लॉजिस्टिक कॉस्ट इंक्लूड हो जाती है, लॉजिस्टिक कॉस्ट ये इंक्लूड हो जाएगी. लॉजिस्टिक कॉस्ट क्या होता है? मान लीजिए कोई भी चीज प्रोड्यूस हो रही है, फैक्ट्री से गोडाउन में जाती है होलसेल लेवल पे, गोडाउन खर्चा, ट्रांसपोर्ट का खर्चा, प्लस में कंज्यूमर तक पहुंचने तक जो भी गोडाउन, ट्रांसपोर्ट, लोडिंग, अनलोडिंग, कोल्ड स्टोरेज, जितना भी आपका जो उसमें कॉस्ट आती है, दैट इज कॉल्ड लॉजिस्टिक कॉस्ट. दूसरा, ऐसे मिडल मैन कमीशन इंक्लूड होगा, मिडल मैन कमीशन. फिर इसमें टैक्सेस वगैरह भी इंक्लूड होंगे, टैक्सेस वगैरह भी इंक्लूड होंगे. तो अब देखिए, मान लीजिए प्रोडक्शन लेवल पे प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, यहां पे जो कॉस्ट इंक्लूड होगी, यहां पे सिर्फ फैक्टर कॉस्ट इंक्लूड होगी. मतलब ये पेन प्रोड्यूस करने में आपने जो भी रॉ मटेरियल्स यूज करे, उसमें कितना खर्चा है, क्या कॉस्टिंग आई है. मान लीजिए 100 रुपीज की कॉस्टिंग आई है 2020 में, 100 रुपीज की कॉस्टिंग आई है फैक्टर कॉस्ट में. अब मान लीजिए 2021 में इन्फ्लेशन हो गया, महंगाई हो गई, मान लीजिए 5% महंगाई हो गई 2021 में. अब जो फैक्टर कॉस्ट है, वो कॉस्ट कितनी आ गई? 105 रुपए हो गई, 105 रुपए हो गई, यानी कि 5% महंगाई हो गई यहां पे. लेकिन यहां पे 105 रुपए कॉस्ट आ रही है, एक तरह से 5% महंगाई बढ़ी है. लेकिन जब ये पेन आपका होलसेल लेवल पे जाएगा, तो इसमें लॉजिस्टिक कॉस्ट इंक्लूड होगी, फ्यूल का खर्चा इंक्लूड होगा, डीजल का खर्चा इंक्लूड होगा, मिडल मैन कमीशन इंक्लूड होगा. तो जो इसकी कॉस्ट यहाँ पे 105 रुपए आ रही है, क्या यहाँ पे 105 दिखेगी? यहाँ पे कितनी आएगी? मान लीजिए सारा खर्चा आपका 15 रुपए का हो गया, 15 का हो गया, तो कॉस्ट कितनी होगी? 120 रुपीज हो गई. तो इन सब की वजह से क्या हुआ? आपकी यहां पे महंगाई कितनी दिखाई दे रही है आपको? एक तरह से 20 रुपए बड़े दिखाई दे रहे हैं, 20 रुपए. एक्चुअल में कितने बड़े हैं? 5 रुपए बड़े हैं, यहां 20 बड़े दिखाई दे रहे हैं. इन सब की वजह से तो महंगाई ज्यादा दिखाई दे रही है, इन सब की वजह से आपका. दूसरा, इंडिया का जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, वो किस पे डिपेंड करता है? क्रूड ऑयल वगैरह पे चलता है पूरा आपका, पेट्रोल डीजल पे चलता है आपका पूरा. और पेट्रोल डीजल हम 80% जो है आपका इंपोर्ट करते हैं,
इंपोर्ट करते हैं। मतलब अगर मान लीजिए इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ रहा है तो यहाँ पे इंडिया में लॉजिस्टिक कॉस्ट और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट इंक्रीज होगी। इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस बढ़ने की वजह से क्या होगा, डोमेस्टिक इन्फ्लेशन होगा, उसका कैस्केडिंग इफेक्ट होगा। डोमेस्टिक इंडिया में इन्फ्लेशन होगा उसकी वजह से, तो एक्सटर्नल इंपैक्ट की वजह से इन्फ्लेशन हुआ आपका यहाँ पे। एक्चुअल में तो ये 5% इन्फ्लेशन हुआ है क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी आई है, क्या फैक्टर कॉस्ट आई प्रोडक्शन लेवल पे, फैक्ट्री गेट पे, एक्चुअल तो ये हुआ है। लेकिन ये सारी कॉस्ट इंक्लूड होने वजह से इन्फ्लेशन ज्यादा दिखाई दे रहा है, इन्फ्लेशन ज्यादा दिखाई दे रहा है। तो ट्रू पिक्चर कौन प्रोवाइड कर रहा है, ट्रू पिक्चर प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स प्रोवाइड करता है, लेकिन इंडिया में निकालते नहीं है। क्यों नहीं निकालते प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स पे, क्यों WPI और CPI निकालते हैं? रीजन, इंडिया की मेजोरिटी इकोनॉमी क्या है, इनफॉर्मल है, पेपर वर्क नहीं है, डाटा प्रॉब्लम है। जब डाटा ही नहीं होगा तो इन्फ्लेशन कैसे निकालोगे आप? क्लियर? अब देखिए होलसेल से CPI जाते हैं, लेकिन CPI को एज एन इंडिकेटर यूज करता है RBI अपनी मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेम करने के लिए। CPI को पहले WPI करता था लेकिन चेंज करते CPI। क्यों चेंज किया गया? देखिए सबसे पहली बात, इसमें सर्विसेज इंक्लूड नहीं है, होलसेल प्राइसेस में सर्विसेज इंक्लूड नहीं है, यानी कि सर्विसेज आपकी 54-55% कंट्रीब्यूट करती है GDP का। अगर आप सर्विसेज इंक्लूड नहीं कर रहे तो आप अपनी 54-54% 55% इकोनॉमी को आप निकाल रहे हो, एक्सक्लूड कर रहे हो ना, तो आप निकाल ही 45% पे रहे हो, 45% पे रहे हो। तो इसका मतलब क्या है, इसलिए आपका होलसेल पे पहले करता था, अब नहीं करता, इन्फ्लेशन अब नहीं निकालते। लेकिन CPI क्यों लेता है? आप CPI क्यों लेते हैं? दूसरा, एक्चुअल में CPI में क्या है, जो भी चीज कंज्यूम कर रही है एट लास्ट आप ही तो कंज्यूम कर रहे हो, आप पे कर रहे हो ना, आप ही पे कर रहे हो। भाई ये पेन है, एट लास्ट में आप ही कंज्यूम करोगे और आप ही इसको पे करोगे, तो महंगाई का बर्डन किसके ऊपर आएगा? आपके ऊपर आएगा ना। तो इसलिए रिटेल लेवल निकालते हैं, इसलिए CPI को मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेम करने के लिए यूज करता है, एज एन इंडिकेटर यूज करता है RBI। क्लियर? अब देखिए दूसरा, इसमें भी लॉजिस्टिक कॉस्ट इंक्लूड है, इसमें भी आपका क्या है, मिडलमैन कमीशन हो गया, इसमें भी ये सारा इंक्लूड हो गया आपका। इतना क्लियर हो गया आपको? अब देखिए WPI और CPI में क्या डिफरेंस है। WPI CPI देखिए, जब इन्फ्लेशन निकालते हैं आप, इन्फ्लेशन जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं मार्केट के अंदर, इकोनॉमी के अंदर, उन सब पे तो आप इन्फ्लेशन निकाल नहीं सकते। अगर सबके सारे गुड्स एंड सर्विसेज पे इन्फ्लेशन निकालने जाएंगे आप, तो उससे क्या होगा, आपको सब सारे गुड्स एंड सर्विसेज इन्फ्लेशन निकालने जाएंगे तो टाइम टेकिंग है, 6 महीने, 1 साल, 2 साल में जाके आप पूरा इन्फ्लेशन मेजर कर पाएंगे। और उसकी वजह से क्या होगा, जब आपको इन्फ्लेशन नहीं पता होगा तो आपको ये नहीं पता होगा कितनी डिमांड है, कितनी मनी सप्लाई है मार्केट में। तो जब आपको ये नहीं पता होगा तो आप अपनी मॉनेटरी पॉलिसी RBI फ्रेम नहीं कर पाएगा और मनी सप्लाई और इन्फ्लेशन को RBI कंट्रोल नहीं कर पाएगा। तो इसलिए क्या होता है, एक बास्केट लेते हैं, बास्केट इसमें कुछ जनरल गुड्स एंड सर्विसेज इसमें आइटम्स इसमें रखते हैं, जो कि 697 आइटम्स है WPI के अंदर, ठीक है। और इस पे जो है इन्फ्लेशन निकालता है RBI मंथली, इस पे जो आपका इन्फ्लेशन निकालता है RBI, इनको ही निकालता है। इन पे कितना, ये गुड्स एंड सर्विसेज वो होते हैं आपके, WPI में गुड्स होते हैं, सर्विसेज नहीं होता। ये आपके गुड्स वो होते हैं जो मोस्टली लोग, मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन कंज्यूम कर रही है और जो आजकल ट्रेंड में है, ये वो होते हैं। दूसरा, इसमें एक बेस वैल्यू लेते हैं जो 100 लेते हैं, और बेस ईयर है इसका 2011-12, जो चेंज करने की बात करी जा रही है 2011-12। अब इस 100 में से जितने भी आइटम्स हैं, इनको कैटेगराइज किया गया, इनको 3 कैटेगरीज में कैटेगराइज इनको किया गया, जितने भी आर्टिकल्स है आपके, इन सबको 697 आइटम्स को, और उन जो भी कैटेगराइज किया गया उन सबको एक वेटेज प्रोवाइड करी गई है, उन सबको वेटेज प्रोवाइड करी गई है आपका। देखिए 3 कैटेगरी में किया गया है, जो WPI है, इन 697 को 3 कैटेगरी में किया गया है। पहला प्राइमरी आर्टिकल्स, सेकंड आपका फ्यूल एंड पावर, थर्ड आपका मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स।
इसमें सबसे ज्यादा वेटेज जो दिया गया है, सबसे ज्यादा वेटेज इसमें मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स को दिया गया है। अराउंड 65% वेटेज दिया गया, मतलब 100 में से 65% वेटेज दिया गया है मैन्युफैक्चर्ड को। प्राइमरी आर्टिकल्स को 22% दिया गया है और रिमेनिंग जो आपका 13% है ये आपका फ्यूल एंड पावर को वेटेज दिया गया है। अब जो प्राइमरी आर्टिकल्स है, प्राइमरी आर्टिकल्स में फूड आर्टिकल्स इंक्लूड होते हैं, नॉन फूड आर्टिकल्स इंक्लूड होते हैं और मिनरल्स इंक्लूड होते हैं। मिनरल्स कौन कौन से? मेटेलिक, नॉन मेटेलिक और क्रूड पेट्रोलियम। क्रूड पेट्रोलियम प्राइमरी आर्टिकल्स में आता है, क्रूड पेट्रोलियम। और जो ये आपका फ्यूल है, जो फ्यूल एंड पावर वाला है, इसमें आपका इलेक्ट्रिसिटी, कोल, मिनरल ऑयल्स, एलपीजी वगैरह इसमें इंक्लूड होता है। और मैन्युफैक्चर्ड आपको पता ही है, बेवरेजेस, टबैको, केमिकल्स, ये सारे आपके इसमें इंक्लूड होते हैं। दूसरा देखिए WPI का यूजेस क्या है। WPI का यूजेस क्या है? तो पूरी क्या है आपका होलसेल ट्रांजैक्शन लेवल को क्या है, जो पूरी इकोनॉमी में होलसेल ट्रांजैक्शन हो रही है उसको मेजर करता है, उसका एस्टिमेट निकालता है ये, ठीक है। दूसरा क्या है? WPI क्या है? WPI एक तरह से सरकार को पहले से क्या करता है? वार्न करता है, एक टाइमली इंटरवेंशन कराता है सरकार की। क्यों? अगर WPI इंक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब देयर आर पॉसिबिलिटीज कि CPI भी इंक्रीज कर जाए, CPI महंगा आ जाए, तो इसलिए कर रहा है टाइमली इंटरवेंशन। अगर WPI ज्यादा इंक्रीज कर रहा होगा और मान लो उसमें प्राइमरी आर्टिकल ज्यादा इंक्रीज कर रहे होंगे, प्राइमरी आर्टिकल्स का WPI 22% वेटेज है पर CPI में वेटेज 45% से ऊपर का है, तो इसका मतलब क्या है? जब WPI प्राइमरी आर्टिकल्स इंक्रीज कर रहे हैं तो इसका मतलब CPI इंक्रीज कर सकता है। तो क्या करेगा RBI? गवर्नमेंट क्या करेगा? टाइमली इंटरवीन करेगा और इसको कम करेगा ताकि इस पे इंपैक्ट ना दिखे, दूसरा WPI को एज अ डिफ्लेटर भी यूज करते हैं, WPI को अलग अलग सेक्टर्स के अंदर निकालने के लिए। तीसरा जो WPI आपका WPI एज एन इंडेक्सेशन भी यूज होता है। कोई भी बिजनेसेस है, अगर वो आपस में कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, बिजनेसेस जो होते हैं आपके, जितने भी बिजनेसमैन होते हैं उन सबको कैपिटल गुड्स की जरूरत पड़ती है और कैपिटल गुड्स मेनली आपके किस में होते हैं? WPI में होते हैं आपके, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? अगर WPI इंक्रीज हो रहा है तो उसके हिसाब से अपने बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू रखेंगे। तो इसका मतलब क्या है? एज एन इंडेक्सेशन बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स को WPI यूज किया जाता है। क्लियर? दूसरा ग्लोबल इन्वेस्टर्स जो है वो भी WPI को ट्रैक करते हैं इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये इसके यूजेस है आपके WPI के। डीमेरिट्स क्या है इसके? सर्विसेज इंक्लूड नहीं है, सर्विसेज में इंक्लूड नहीं है आपका। दूसरा यहाँ पे मोस्टली गुड्स कौन से होते हैं? गोडाउन में होते हैं, होलसेल पे। अब एज अ रिटेलर, एज अ कंज्यूमर, आप होलसेल मार्केट से तो जो गुड्स होंगे उन्हें तो कंज्यूम करेंगे नहीं, आप किसे कंज्यूम करेंगे? CPI वाले करेंगे कंज्यूम। तो इसलिए इट इज नॉट रिफ्लेक्टिव एक्चुअल प्राइस कितना पे किया गया कंज्यूमर ने। क्लियर? दूसरा इसके अंदर मैन्युफैक्चर्ड जो गुड्स होते हैं आपके, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स होते हैं किसके? अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स के, वो भी इसमें इंक्लूड नहीं होता आपका। दूसरा इसमें कंस्ट्रक्शन सेक्टर को भी इंक्लूड नहीं करते। तो चार क्या है आपके ये WPI के नेगेटिव्स है। दूसरा इसके अंदर एक WPI फूड इंडेक्स निकालते हैं। WPI फूड इंडेक्स ये एक तरह से क्या है? एक तो पूरा इंडेक्स निकलता है WPI, एक इसके अंदर एक अलग से सिर्फ फूड पे निकाल लिया गया, फूड का एक अलग से निकाल लिया गया WPI फूड इंडेक्स। ये ऐसे लगा लो कि क्लास में मान लो 40 बच्चे हैं, 20 गर्ल्स है और 20 बॉयज है, तो हमने एक पूरी क्लास की परफॉर्मेंस निकाल ली और उसके अंदर हमने एक अलग से परफॉर्मेंस निकाली, अलग से बॉयज की निकाली और अलग से गर्ल्स की निकाली। जो अलग से बॉयज की निकाली या गर्ल्स की निकाली वो क्या आपका एक तरह से WPI फूड इंडेक्स है आपका। अलग से WPI फूड पे भी निकाला, एक होलसेल पे भी आपका निकाला। तो ये आपका क्या है? आपका WPI है। CPI नेक्स्ट कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है? जो रिटेल लेवल पे इन्फ्लेशन को मेजर करता है, जो रिटेल लेवल पर इन्फ्लेशन को मेजर करता है। रिटेल लेवल पर CPI रिटेल लेवल पे करता है। इसमें सर्विसेज भी इंक्लूड होती है, सर्विसेज भी इसमें इंक्लूड होती है आपकी। हेल्थ, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, एंटरटेनमेंट, ये सर्विसेज में इंक्लूड होती है। दूसरा इसमें क्या है? सबसे ज्यादा वेटेज इसको दिया गया है फूड एंड बेवरेजेस को दिया गया है। फूड एंड बेवरेजेस को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है, विच इज अराउंड 45%, अराउंड 45%। क्लियर? और दूसरा इसके अंदर रूरल हाउसिंग को 0% वेटेज दिया गया है। रूरल हाउसिंग को 0%। क्यों? द रीजन कहते हैं गांव में जो
गांव में रेंट वाला कंसेप्ट नहीं होता, क्योंकि रेंट वाला कंसेप्ट बेसिकली अर्बन एरियाज में होता है, इसलिए इसको रूरल हाउसिंग को 0% वेटेज दिया गया है। अब देखिए जो ये सीपीआई निकालते हैं, ये छह इंडिसेस निकाले जाते हैं, 6 इंडिसेस। इसको देखेंगे आप, सबसे पहले निकालते हैं आपका सीपीआई रूरल, सीपीआई अर्बन, एक सीपीआई कंबाइन निकलता है पूरे देश का, एक निकलता है आपका सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर्स, एक निकलता है आपका सीपीआई एग्रीकल्चर लेबरर्स, एग्रीकल्चरल लेबरर्स, और आपका लास्ट निकलता है सीपीआई रूरल लेबरर्स। ये निकल आते हैं। मींस सीपीआई गांव का कितना है, शहरों कितना है, पूरे देश का कितना है, एक पर्टिकुलर इंडस्ट्रियल वर्कर्स कितने गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम कर रहे हैं, उनका सीपीआई कितना है, अलग से निकला आता है, अलग से कैटेगरी बना दी। एक एग्रीकल्चर लेबरर्स का अलग से निकाला आता है और रूरल लेबरर्स का अलग से निकाला जाता है। क्लियर? अब जो इंडस्ट्रियल वर्कर और एग्रीकल्चर लेबरर्स है, इसे कौन करता है, लेबर ब्यूरो इसको क्या करती है, लेबर ब्यूरो से कंपाइल करती है इन तीनों को, एग्रीकल्चर लेबरर्स और ये रूरल लेबरर्स और इंडस्ट्रियल वर्कर्स को कौन करता है, लेबर ब्यूरो इसे कंपाइल करती है, लेबर ब्यूरो इसे कंपाइल करते कौन, लेबर ब्यूरो। दूसरा जो सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर हो गया आपका, सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर, ये किस लिए, इंडस्ट्रियल जो जितने भी इंडस्ट्रियल वर्कर्स है वो कितने गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम कर रहे हैं, उसमें कितनी महंगाई आई है, उसको ट्रैक करता है। सेकंड, इंडस्ट्रियल वर्कर को, सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर को एज अ वेज इंडेक्सेशन हम यूज करते हैं, वेज इंडेक्सेशन किसके लिए, वेज इंडेक्सेशन फॉर वेज इंडेक्सेशन एंड फिक्सेशन ऑफ डियरेंस अलाउंस फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। तो क्या निकालते हैं हम, वेज इंडेक्स करते हैं किसका, डियरेंस अलाउंस किसका, एम्प्लॉइज का, फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का आपका। क्लियर? और ये दूसरा कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स भी निकालता है। अब देखिए जो सीपीआई आपका ये एग्रीकल्चर लेबरर्स है, सीपीआई एग्रीकल्चर आपका लेबरर्स है, ये यूज होता है किसका, एग्रीकल्चर लेबर की कितने वेजेस हैं, क्या वो कंज्यूम करे डिफरेंट स्टेट्स में, निकालने के लिए इसको यूज किया जाता है आपका। ठीक है? और दूसरा एमजी नरेगा के वेजिस को इंडेक्स किया गया एग्रीकल्चर लेबर से, ठीक है? और दूसरा मैंने बताया सीपीआई जो कंबाइंड है, ये एक की इंडिकेटर है जो आरबीआई यूज करता है अपने मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी फ्रेम करने के लिए। और इसका बेस ईयर क्या है, 2011-12 आपका इसका बेस ईयर है, पूरा 2012 इसका बेस ईयर है। ठीक है? और इसको कंपाइल किया जाता है बाय यूजिंग ज्योमेट्रिक मीन को यूज करके इसको कंपाइल किया जाता है, ज्योमेट्रिक मीन को यूज करके इसको कंपाइल किया जाता है। तो ये क्या आपका दूसरा डिफरेंस क्या है डब्ल्यूपीआई सीआई में, डब्ल्यूपीआई होलसेल ट्रांजैक्शन लेवल, सीपीआई रिटेल लेवल का। डब्ल्यूपीआई पूरी इन्फ्लेशन पूरी इकोनॉमी एज अ होल, पूरी इकोनॉमी में कितना इन्फ्लेशन है, एक तरह से जितनी भी होलसेल मार्केट है उन सब में कितना इन्फ्लेशन उसको ट्रैक करेगा। और सीपीआई जो है आपका ट्रैक करता है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग, जो आपके रहने में कितना खर्चा इंक्रीज हो रहा है, मतलब कि कॉस्ट ऑफ लिविंग, महंगाई होगी तो आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग भी इंक्रीज होगी ना, तो उसमें क्या आपका खर्चा आ रहा है उसको मेजर ये करता है। सीपीआई सर्विसेज इंक्लूड करता है, डब्ल्यूपीआई नहीं करता। डब्ल्यूपीआई में मैक्सिमम वेटेज किसको दी गई है, डब्ल्यूपीआई मैक्सिमम वेटेज मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स को दी गई है, और इसमें प्राइमरी आर्टिकल्स फूड एंड बेवरेजेस को दी गई सीपीआई के अंदर। क्लियर आपको? तो ये आपका टॉपिक था डब्ल्यूपीआई सीपीआई, जिसमें डिफरेंस मैंने बताया आपको, थोड़ा सा पीपीआई के बारे में बताया मैंने आपको। तो ये है, आप कर लीजिए, कोई भी डाउट्स हो आप कमेंट करिएगा, नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू।